नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टुडू ऐश में। हम एक करंट अफेयर देखेंगे, वो है आईआर से संबंधित है। बांग्लादेश के बारे में कि बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को इलेक्शन है। तो इलेक्शन के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन विपक्ष पार्टी वहां पे लगातार बहिष्कार कर रही है, आंदोलन का धरना प्रदर्शन कर रही है, बांग्लादेश को बंद का बांग्लादेश में बार बार बंद का आह्वान कर रही है। अब एक बांग्लादेश में जो विपक्ष पार्टियों ने नए आंदोलन को जन्म दिया है, वो आंदोलन है असहयोग आंदोलन। थोड़ा सा इस आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इंग्लिश में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी का आंदोलन था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था ब्रिटिश सरकार से देश को आजाद कराने के लिए। तो महात्मा गांधी के 3 बड़े बड़े आंदोलन हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो सबसे बड़े आंदोलन में से एक असहयोग आंदोलन भी था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यही अब बांग्लादेश में चला रही है विपक्ष पार्टी। जो विपक्ष पार्टी है बांग्लादेश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रही है। फिलहाल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट होता क्या है कि सरकार के साथ असहयोग करना। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो रिजाइन दे देते हैं अपने पद से, सरकार के खिलाफ हो जाते हैं। पुनः जो नागरिक हैं टैक्स नहीं देते, नागरिक विभिन्न प्रकार के सरकारी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं करते, सरकार का हर मंच पे बहिष्कार करते हैं, वकील वकालत छोड़ देते हैं, जो जज होते हैं वो अपना जज का काम छोड़ देते हैं। और इन सब के लिए एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की जाती है, यह है असहयोग। किसी भी तरीके से सरकार के साथ असहयोग न करना। और सरकार कैसी हो, किसके खिलाफ असहयोग चलाया जाए, तो सरकार जो होती है निरंकुश होती है, निरंकुश सत्ता में बैठी रहे, पब्लिक का दमन करे, उसके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। बिल्कुल असहयोग कर देना, सरकार बिल्कुल अलग पड़ जाती है, अलग थलग हो जाती है और अंत में जनता के पास झुकती है। तो यही विपक्ष पार्टी चला रहे हैं बांग्लादेश में। हमको बांग्लादेश में चुनाव से के जो मुद्दे हैं वहां पे आने से पहले एक देखना होगा बांग्लादेश के बारे में जानकारी, कुछ फैक्ट। तो मैप में देखिए पहले, इस तरीके का आपको एक मैप में दिखाई देगा। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। जो बांग्लादेश है 1971 में एक आजाद मुल्क बना, इंडिपेंडेंट कंट्री बना। उससे पहले जो था यह ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ईस्ट पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान का हिस्सा था। पाकिस्तान जो भारत से 1947 में अलग हुआ था, भारत का डिवीजन हुआ था, भारत के अलग होके पाकिस्तान बना था। वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान। बाद में पाकिस्तान से अलग होके बांग्लादेश का जन्म हुआ 1971 में। तो बांग्लादेश तो भारत का अभिन्न अंग रहा 1947 से पहले। जो बंगाल था अंग्रेजी शासन काल में सबसे संपन्न भारतीय राष्ट्र था, उसमें से बांग्लादेश भी था। लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान बना, पुनः बाद में एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1971 में। तो बांग्लादेश का सफर स्टार्ट हुआ 1971 में। जो बांग्लादेश की आज़ादी के अभी 53 साल से अधिक हो चुके हैं। बांग्लादेश का देखिए एक बार परचेस पावर प्रायोरिटी के आधार पे जो पर कैपिटा इनकम है $2866 पर व्यक्ति की आय है, भारत से अधिक है। भारत का जो है $2816 पर कैपिटा इनकम है। पुनः बांग्लादेश जो है इसकी जीडीपी पाकिस्तान से अधिक है, $460 बिलियन की जीडीपी है। ये बोलेंगे जीडीपी। तो पाकिस्तान से वेल परफॉर्मेंस है इसका, इसकी जीडीपी ग्रोथ बहुत अधिक हो गई है। सबसे अधिक साउथ एशिया में थी, एक टाइम था। लॉकडाउन के बाद भी जीडीपी 7% का ग्रोथ रेट है, अर्थात बांग्लादेश एक विकासशील कंट्री का दर्जा प्राप्त कर चुका है, तीव्र गति से बूम करता हुआ देश है। तो इसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। जनसंख्या कितनी है इसकी, बोलेंगे जनसंख्या इसकी 17 करोड़ है, इससे अधिक है। करंट में आंकड़े जो है 17 करोड़ और 18 करोड़ के बीच के हैं। पुनः एसडीआई में भी भारत से अधिक है, इसकी एसडीआई 129 है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं एसडीआई को, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और पर कैपिटा इनकम में भारत से अच्छी पोजीशन पे है।
भारत का जो एलडीआई था पिछले साल, तो बोलेंगे 132 एलडीआई था। तो भारत से 3 रैंकिंग भी एलडीआई में अधिक है। कुछ फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। ढाका ये मिलेगा आपको, इसको राजधानी है ढाका। इसकी संसद है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम चलते हैं यहाँ पे, अर्थात संसद प्रणाली है। लेकिन संसद को बोला जाता है जाति संसद। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री ओनली संसद, यहाँ पे जाति संसद। पुनः संसद का एक सदन है, यूनिकैमरल है, बोलेंगे एक सदन है, एकात्मक सदन। तो एक सदन है। हमारे यहाँ क्या है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पे एक सदन है। अब सीट कितनी है, बोलेंगे 350 सीट है। 350 सीट में से भी देखिए 50 सीट महिला के लिए रिजर्व है। जो फीमेल सीट है, 50 सीट रिजर्व कर दिया गया है इसके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन अभी तक हमारे जो संसद है उसमें अभी भी सीट का रिजर्वेशन नहीं है। तो 50 सीटें यहाँ पे बांग्लादेश में तो सुरक्षित रख दिए गए हैं महिला के लिए, लेकिन अभी तक हमारे देश में क्या था कि महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं किए गए थे। तो इसमें भी बांग्लादेश काफी आगे था, हमसे एक कदम आगे था। पुनः बांग्लादेश का जो क्षेत्रफल है वो मात्र 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर से कम का है, 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बड़ा सा कंट्री है। तो बांग्लादेश के बारे में इतनी जानकारी पहले होनी चाहिए कि पड़ोसी देश है, 1971 में बना, पहले भारत का अभिन्न अंग था। भारत से के बाद जो था 1947 से लेकर 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। जो पाकिस्तान था, इसने इस पे क्या किया था, बलपूर्वक एक तरीके से कब्जा किया हुआ था, क्योंकि संस्कृति बिल्कुल अलग है। बंगाली भाषा बोलने वाला एक अलग से कंट्री है, इनका उर्दू से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी पाकिस्तान जो था सत्ता चला रहा था बैठ के लाहौर से, कराची से चल रहे थे। तो ईस्ट पाकिस्तान में एक मुजीबुर रहमान, इन्होंने आंदोलन चलाया, बांग्लादेश स्वतंत्र आंदोलन। और अंत में 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का युद्ध हुआ वेस्टर्न पाकिस्तान के साथ। भारत का पाकिस्तान के साथ उसी समय युद्ध चल रहा था। शेख मुजीबुर रहमान जो फादर ऑफ बांग्लादेश है, फाउंडिंग फादर हैं बांग्लादेश के, मुजीबुर रहमान। आप बस ये नाम याद रख सकते हैं, रहमान। ये फादर कहलाते हैं, फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश है। तो इन्होंने आज़ाद कराया और भारत के इसमें बहुत बड़ा रोल रहा बांग्लादेश को आज़ाद कराने में। और कुछ फैक्ट है कि परचेस पावर प्रायोरिटी में भारत से अधिक है। संसद का नाम जाति संसद है, एक सदन सिस्टम है, 350 सीट है सदन की, मतलब जो वहाँ का सांसद सीट है 350 सीट है, 50 सीट महिला के लिए रिजर्व है। क्षेत्रफल में आपको याद रखना छत्तीसगढ़ से थोड़ा सा बड़ा है वर्ग किलोमीटर में, 1.6 लाख वर्ग किलोमीटर का है, लाख में ये। और जीडीपी 460 बिलियन डॉलर की है, पाकिस्तान से अधिक है। जनसंख्या पाकिस्तान से कम है, 17 करोड़ जनसंख्या है। एलटीआई में भी भारत से अधिक है। तो इसका बेल परफॉर्मेंस है। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जो बांग्लादेश वर्ल्ड वाइड फेमस है प्रोडक्ट के लिए, उसमें सबसे पहले आप बोलेंगे सूती कपड़ा। जो टेक्सटाइल है, गारमेंट्स है, जितने भी गारमेंट्स के सामान आते हैं, साड़ी हो, अन्य भी सूती के कपड़े, उसके लिए जाना जाता है। एक्सपोर्ट करता है, मेजर कंट्री में यूरोप के हैं। और इसके साथ साथ में क्या बोलेंगे, जूट प्रोडक्ट के लिए। तो जूट है, सूती कपड़ा है। अब तो प्लास्टिक के सामान हो गए, ये भी आजकल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक्सपोर्ट बेल है इसका। सबसे बड़ा जो बांग्लादेश का ट्रेड पार्टनर है चीन है, फिर सेकंड नंबर पे भारत है। भारत इसका जो सेकंड नंबर पे ट्रेड पार्टनर है। तो बांग्लादेश का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, उसके बाद भी स्थिति क्या है कि खराब हो रही है चुनाव को लेके लगातार। क्यों हो रहे हैं, एक बार चुनाव पे थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए, बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी मिली। तो बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। इसके बाद 1973 में चुनाव हुए। थोड़ा सा फैक्ट इधर से निकालेंगे आप, इलेक्शन से संबंधित। 1971 में आज़ादी मिली इसको। 1974 में क्या बोलेंगे आप, और 73 में इलेक्शन हुए। फर्स्ट इलेक्शन था बांग्लादेश का, तो शेख मुजीबुर रहमान ये जो थे आपके वहाँ के प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 1975 में इनकी हत्या कर दी। सैन्य तख्ता पलट हुआ यहाँ पे, सेना का शासन स्टार्ट हुआ, सैन्य तख्ता पलट जिसे बोलते हैं मिलिट्री कॉप। तो कॉप हुए।
अब किसी ने इनकी हत्या कर दी, शेख मुजीबुर रहमान की कत्ल कर दी। इनकी पार्टी का नाम क्या था आपको याद करना पड़ेगा। बांग्लादेश में दो पार्टी हैं, तो पार्टीशन सिस्टम चलते हैं। पार्टीशन सिस्टम है अर्थात टू पार्टी सिस्टम है। जैसे आप देखेंगे अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में दो पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी। भारत के अंदर तो कई सारी मल्टीपल पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी काफ़ी सारी यहाँ पे। लेकिन कई सारी कंट्री में सिर्फ टू पार्टी सिस्टम चलते हैं, इसमें से बांग्लादेश भी है, टू पार्टी सिस्टम चलता है। एक बोलेंगे अवामी लीग, अवामी लीग। सेकंड नंबर पे है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसको शॉर्टकट में आपको बोलना है बीएनपी। जो बीएनपी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अब जो अवामी लीग है, इसकी जो हेड है प्रधानमंत्री जो शेख हसीना है, शेख हसीना। अपने पिताजी का नाम जोड़ती है आगे में ये। शेख मुजीबुर रहमान इनके पिताजी थे, शेख मुजीबुर रहमान इनके पिताजी थे। तो शेख हसीना इन्हीं की बेटी है, सत्ता में है, करंट में 14 साल से बनी हुई है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हेड है जिया, खालिदा जिया बोलेंगे, खालिदा है लीदा, खालिदा जिया। तो खालिदा जिया क्या है, ये बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी था, विपक्ष पार्टी की लीडर है। तो टू पार्टी सिस्टम चल रहे हैं। सैन तख्ता पलट हुआ 1975 में। उस समय तक अवामी लीग सत्ता में थी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नहीं थी। उन्हें इसके बाद वन पार्टी सिस्टम लागू किया था शेख मुजीबुर रहमान ने। जब तक इनकी हत्या नहीं हुई थी, इलेक्शन में जीतने के बाद वन पार्टी सिस्टम किया, सारे जितने पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। 16 साल मिलिट्री शासन रहा इसके बाद। सैन तख्ता पलट जब हुआ तो बोलेंगे 16 साल क्या था, सेना का शासन था। 1980 में फिर से इलेक्शन हुए, लेकिन फिर से सैन तख्ता पलट। स्टेबिलिटी कब आई, स्थिरता कब आई, लगातार तख्ता पलट हो रहे हैं, फिर चुनाव हो रहे हैं, फिर तख्ता पलट हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में 1991 में फिर से ये दोनों जो पार्टी थी, शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग और इधर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की खालिदा जिया, इन्होंने गठबंधन किया डेमोक्रेसी लाने के लिए आपस में और सैन्य शासन जो था समाप्त करने के लिए। अंत में चुनाव हुए 1951 में। तो 91 में इलेक्शन हुए, 1991 से तो इलेक्शन हुए। अब तक जो करंट में बताना है आपको 2023 तक, 1991 से जो इलेक्शन स्टार्ट हुए 2023 तक, और पहले भी कुल मिला के 11 इलेक्शन हो चुके हैं। इसमें से सिर्फ 4 इलेक्शन जो है वही निष्पक्ष तरीके से हुए हैं, बाकी पे आरोप लगे हैं। जो भी सत्ता में बैठी हुई पार्टी थी उस पर आरोप लगा है कि डबियस चुनाव हुए हैं, सही तरीके से चुनाव नहीं हुए, फर्जी वोट डाले गए, अधिकारियों को अपने फेवर में किया गया, इलेक्शन अधिकारी को अपने पक्ष में किया गया। तो लगातार वहां पे इलेक्शन को लेके सवाल उठते रहे हैं। अब अगला जो इलेक्शन है 7 जनवरी 2024 को है। इसी में बांग्लादेश बीएनपी जो विपक्ष पार्टी है, नेशनलिस्ट पार्टी, इन्होंने इलेक्शन का बहिष्कार किया है और सरकार के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। तो मास लेवल पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में जल मार्ग, सड़क मार्ग और फिर आपके रेल मार्ग, सारे के सारे यातायात ट्रांसपोर्टेशन बंद है और होंगे, समय समय पर हो रहे हैं, से अक्टूबर से स्टार्ट है। इसके साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रही है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की, सरकार के साथ असहयोग करे, वर्तमान सरकार के साथ। तो इसमें क्या है नॉन कोऑपरेशन में कि नागरिक टैक्स न दे, किसी भी प्रकार का टैक्स, ना तो इनकम टैक्स दे, ना तो रोड टैक्स दे, ना तो फूड पे किसी प्रकार का टैक्स दे। तो टैक्स नहीं देना है नागरिकों को, बोल रही है। जो इलेक्शन अधिकारी है इलेक्शन ड्यूटी ना करे, इलेक्शन ड्यूटी बंद कर दे। ये बीएनपी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रही है। प्लस प्रशासन जो है वो अब रिजाइन दे, सरकार के लिए काम ना करे, तो एडमिनिस्ट्रेशन भी काम ना करे। तो महात्मा गांधी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अब बांग्लादेश भी फॉलो कर रहा है और इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि महात्मा गांधी के खतरनाक हथियारों में से एक था असहयोग आंदोलन। अगर किसी के खिलाफ कर दिया जाए बड़ी शालीनता के साथ तो सामने वाले पक्ष को झुकना पड़ता है। पुनः सरकार का क्या आरोप है, देखिए सरकार का क्या कहना है।
तो सरकार का कहना है, गवर्नमेंट का, कि जो विपक्ष पार्टियां हैं, विपक्ष पार्टी, सरकार का ये कहना है कि विपक्ष पार्टी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, लोगों को डराती है, डराने का काम कर रही है, भड़काती है, पुनः जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचा रही है। तो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, लोगों की संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, लोगों की संपत्ति होती है, उसको नुकसान पहुंचा रही है। और सरकार का ये कहना है कि अगर इलेक्शन लोकतांत्रिक तरीके से और उसमें भाग न लेना आपका अधिकार है, अर्थात विपक्ष पार्टी को बोल रहे हैं आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट्स है कि आप इलेक्शन में क्या करें, पार्टिसिपेट न करें। लेकिन लोगों को भड़काना, डराना, हथियारों का इस्तेमाल करना, धमकी देना, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करना, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला हरकत, रवैया सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अब देखिए क्या है विपक्ष पार्टी का कहना और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर का, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक है इस साइड में, अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक, हर देश में जहाँ भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर रहते हैं जो चुनाव को देखते हैं, सही तरीके से चुनाव संपन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या सत्ता में बैठी हुई सरकार फेवर तो नहीं कर रही है इलेक्शन को लेके, तो अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जर्वर रहती है। अब यहाँ विपक्ष पार्टी का कहना है कि डबियस पोल है, जो इलेक्शन है फर्जी है, इलेक्शन पे फर्जीवाड़े का आरोप है, हैकिंग का आरोप, मत को अपने फेवर में करना, किसका, सरकार अपने फेवर में कर रही है, तो ये है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों को नहीं बुला रही है, देखते रहिए आरोप जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को नहीं बुलाती है, सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे कहना है कि सरकार हमेशा सत्ता में बने रहना चाहती है, इसके लिए हर प्रकार की कोशिश कर रही है, सत्ता में बने रहने की हर प्रकार की कोशिश। क्या क्या कोशिश कर रही है, तो जेल में डाल रही है विपक्षियों को, जेल में डाल रही है विपक्ष को, हत्या करवाती है, अपहरण करवा रही है, देश निकाला दे रही है सजा, देश निकाला, घूस देती है और अपने फेवर में करती है। सभी तरीके के आरोप विपक्ष ने सरकार पे लगाए हैं कि विपक्ष पार्टियों के जो भी मेंबर है, सदस्य, सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ बोलता है तो जेल में डाल देती है सरकार, हत्या करवा देती है, जरूरत पड़ने पे किडनैपिंग, अपहरण करवा रही है, देश निकाला का सजा दे देती है, फिर घूस दे के अपने फेवर में करती है। इधर से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति नहीं रहती है इलेक्शन में। तो वेस्टर्न कंट्री ने इस बार दबाव डाला है, जो वेस्टर्न कंट्री है ये लगातार इलेक्शन में दबाव डालती है, ये भी सरकार के ऊपर उंगली उठाती है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव आप संपन्न नहीं कराते हैं, जो विपक्षियों की शिकायत से दूर नहीं करते हैं, और सरकार ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद फर्जी बता दिया है। इस बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक को आमंत्रित किया गया है इलेक्शन के लिए जो होने वाले हैं, जो अपकमिंग इलेक्शन है। साथ साथ में इस बार भारत से सपोर्ट मांगा है बांग्लादेश ने, तो भारत से सहयोग की बात किया है। भारत ने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हम बांग्लादेश का समर्थन करेंगे, सपोर्ट करेंगे। तो भारत को इंटरनेशनल ऑब्जर्वर में भी शामिल किया है, साथ साथ अन्य जो विदेशी दूतावास हैं ढाका में उनको भी आमंत्रण किया है। और अमेरिकी जो दखल अंदाजी को लेके कि अमेरिका बांग्लादेश के चुनाव में दखल अंदाजी करता है, उसको भी सरकार ने कहा है कि बेबुनियादी आरोप है, इंटरफेयर नहीं होते हैं, बांग्लादेश स्वतंत्र कंट्री है, किसी भी देश का इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन वेस्टर्न कंट्री के दबाव को, जो दबाव है उसको समाप्त करने के लिए बांग्लादेश भारत से सहयोग कर रहा है और मदद ही मांगा है। तो मीडिया में ऐसा रिपोर्ट है कि भारत वेस्टर्न कंट्री को ये प्रेशर जो भी है उनका शांत कर सकता है। अब देखना है कि चुनाव कैसे निष्पक्ष होते हैं कि नहीं होते हैं, खालिदा जिया की सरकार आती है या फिर आपकी जो शेख हसीना जो 14 साल से सत्ता में बनी हुई है, ये भी देखना होगा। 14 साल से सत्ता में है शेख हसीना प्रधानमंत्री, और वहाँ के राष्ट्रपति क्या है, शहाबुद्दीन है। अब बांग्लादेश में जो है संसद प्रणाली है, कैसे कैसे हुए देखिए। संसद प्रणाली पहले रही, संसद प्रणाली के बाद राष्ट्रपति शासन आया, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन के बाद पुनः संसद प्रणाली, संसद प्रणाली। तो कुछ
पहले संसद प्रणाली थी बांग्लादेश में शुरुआत में। शेख मुजीबुर रहमान जब थे संसद प्रणाली थी, उसके बाद फिर से राष्ट्रपति का आया, अर्थात राष्ट्रपति प्रणाली वहाँ पे चले। जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट ही सर्वे सर्वा रहता है, सरकार का, राज्य का, पूरा फिर से संसद प्रणाली आ गई। जैसे भारत में संसद प्रणाली है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार हुआ, सैन्य तख्ता पलट हुआ, फिर से चुनाव को लेकर बार बार बहुत सारे कत्ल होते हैं, हत्याएं होती है बांग्लादेश में चुनाव को लेके, और ये नॉर्मल बात है बांग्लादेश में। क्या सरकार हमेशा सत्ता में बना रहना चाहती है कि फिर कुछ गठबंधन करे सरकार विपक्षियों के साथ में और नई सरकार बनाए, केयर टेकर गवर्नमेंट टाइप की कुछ व्यवस्था देखना होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर बने रहिए टूडू वाइस में।